एक्सरसाइज 3.1 में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 हो गया था। क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया था। क्वेश्चन नंबर 6 मैं आपको बता ही चुकी थी कि ऐसा क्वेश्चन पेपर में भी आ चुका है ना। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, लीनियर इक्वेशन क्या लिखी हुई है, 2x plus 3y minus 8 equal to 0. Write another linear equation in two variables such that geometric representation of the pair of lines वो देती है आपको intersecting lines। तो आपने जो इक्वेशन लिखनी है ना वो इस इक्वेशन के साथ इंटरसेक्टिंग लाइंस दे। तो क्या इक्वेशन बनेगी, इस x के कोएफिशिएंट को हम क्या बना सकते हैं, मैं सिंपल x लिख दूं, y के कोएफिशिएंट को सिंपल y लिख दूं, अब इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी लिख दूं यहां पर। समझ में आ गई। My only concern is that A1 by A2 should not be equal to B1 by B2 should not be equal to C1 by C2. This is very important. समझ में आ गया, considering signs as well. आदन आपने ये कैसे कह दिया था कि वो लाइंस पैरेलल नहीं होंगी, आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कैसे आया कि लाइंस पैरेलल नहीं है, दोबारा से इस चीज को चेक करना है। अब बताओ, इसके साथ आपको पैरेलल लाइंस मिलनी चाहिए। पैरेलल लाइंस के लिए देखो, जब मैंने ये इक्वेशन लिखी मैंने बस इतना देखा कि x का कोएफिशिएंट और y के कोएफिशिएंट की रेशियो सेम ना हो। अगर मैंने इसको हाफ किया है तो यहाँ पर भी 2 नहीं था कि मैंने उसको हाफ कर दिया। बट मुझे पैरेलल लाइंस अगर लिखना है तो मुझे ये इक्वेशन बहुत ध्यान से देखनी पड़ेगी ना, ठीक है ना। मैं डायरेक्टली 2 से डिवाइड करूंगी तो ये 3/2 हो जाएगा। क्या बनेगी पैरेलल लाइन में दूसरी इक्वेशन, 4x plus 6y minus 16 लिखेंगे, पैरेलल चाहिए। 16 में इसके साथ नंबर मल्टीप्लाई नहीं करना, बस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। -15 16 मतलब 16 के अलावा कुछ भी लिख दो। 8 में यहाँ पर माइनस में 16 के अलावा 1600 लिख दो, 160 लिख दो। It will always give you parallel lines, but it should not be 16 over here. यहाँ पर ये 16 नहीं होना चाहिए माइनस के साथ। समझ में आ गई बात है सबको, राइट। अब थर्ड है, जब आपने कोइंसिडेंट लाइंस लिखनी है तभी हम डिपेंडेंट कहते हैं, क्योंकि कोइंसिडेंट के लिए मैं किसके साथ लिखूंगी, इसके साथ, है ना। तो अब मैं बड़े ध्यान से सारी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना चाहती हूँ, तो मैं कहूंगी मुझे बताओ तो सही इक्वेशन क्या है। तो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड डिपेंडेंट। My second equation is dependent on the first one. तो मैं यहाँ अगर आपने मल्टीप्लाई किया 4x plus 6y minus 16 equal to 0. My second equation is dependent on the first one. That's why they are coincident lines. Dependent है और इस चीज को हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट। अब क्योंकि हमारा पैरेलल में सॉल्यूशन ही नहीं है तो वो डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वाली क्या बात आ गई, समझ में आ गया। यहाँ पर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है और वो यूनिक है। कोइंसिडेंट में सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है पर वो इनफाइनाइटली मेनी है, कि सॉल्यूशन तो आ रहा है ना, आंसर तो आ गया, जैसे आपने कहते मैम लिखा तो वही है ना, बात तो वही है, तो वही चीज हो जाती है। समझ में आई बात ये। तो ये चीज इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 6 देख लो। क्वेश्चन नंबर 7 ग्राफ पेपर है, ये ग्राफ में हमें करना है, कल या परसों में ग्राफ लेकर आना। अब आ गया ये चैप्टर खत्म हो गया। अब आ जाओ एग्जांपल नंबर 4। जो आ रहे हैं आप कह रहे थे ना सब्स्टिट्यूशन मेथड करवाना है दोबारा से, तो यही मेथड है। एग्जांपल 4 पेज नंबर 13। ये मार्क कर लेना, लीनियर इक्वेशंस रहता है, तो मैं भी लिख लेती हूँ लीनियर इक्वेशंस का एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 7 टू बी डन। ग्राफिकली ना स्पेसिफिकली करवाना है।
अभी के लिए आगे आगे वर्कशीट से मत भागना। जितना मैंने काम करवाया है क्लास में, घर जाके लगता है ना मैम एक्स्ट्रा वर्कशीट दो प्रैक्टिस के लिए, मुझे ये सुनना नहीं चाहिए किसी पेरेंट ने भी कहा हो कि मैम एक्स्ट्रा वर्कशीट नहीं मिली। कोई जरूरत नहीं है, जो क्लास में काम करवा रही हूँ, जिससे मैंने पिक्चर्स क्लिक करके भेजी है, उन्हीं को बार बार प्रैक्टिस करो। So I have substitution method which says 7x plus minus 15y, sorry, में फर्क नहीं पड़ा था मुझे, ब्राइटनेस कम हुई है ना। 7x माइनस 15y इक्वल टू 2, और दूसरे में लिखा है x प्लस 2y इक्वल टू 3। तो मैं सेकंड इक्वेशन में से x इज इक्वल टू 3 माइनस 2y निकाल लेती हूँ। देन आई से सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x in equation 1। तो मेरे पास आ जाएगा 7 3 माइनस 2y माइनस 15y इक्वल टू 2। ये पहला ऐसा क्वेश्चन है जहां पर ना, मतलब पूरी बुक में एक लौता क्वेश्चन होगा जहां पर आप चेक करोगे कि आंसर सही निकाला है कि नहीं, क्योंकि ये देता ही खतरनाक सी फ्रैक्शन है। ठीक है, सो पुटिंग वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 9/29, तो x इज इक्वल टू 3 माइनस 2 इंटू 19/29। so x is equal to 87 minus 38/29, x is equal to 49/29। और किसी ने पेपर में ना ऐसे लिखा नहीं हुआ था, जैसे ये सॉल्व कर लिया ना, तो x की वैल्यू 49/29, y की वैल्यू 19/। इसके बाद आएंगे एग्जाम्पल नंबर 5। करवाओ एग्जाम्पल 5। हो गया ना, ये तो सिंपल हमारी कैलकुलेशन से थी। अब आते हैं एग्जाम्पल 5 इज अनदर लीनियर इक्वेशन। इन स्टेटमेंट प्रॉब्लम आती है उसकी। सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन। आफ्टर टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. ठीक है, so represent this system, this situation algebraically and graphically by the method of substitution। तो ये ग्राफ में दिखाना है, algebraically सॉल्व करना है बाय सब्स्टिट्यूशन। तो कैसे करेंगे इसको? इसमें ना देखो, जब भी आपके पास ऐसे एज वाला क्वेश्चन आता है ना, हमेशा मैं आपको 100% ही इसमें कहूंगी, बहुत कम होता है कि हमसे 5 साल पहले की एज पूछी जाए।
तो हमने हमेशा दो बंदों को जो रिकॉग्नाइज करना है, दो पार्टीज होंगी, दो फ्रेंड्स होंगे, मदर डॉटर दिया होगा, मदर सन दिया होगा, कुछ भी दिया हुआ है, दो बंदों को रिकॉग्नाइज करो, उनकी एज, तो उनकी एज में लिखना है लेट द प्रेजेंट एज। ठीक है। अब दो बंदे, आफ्ताब, आफ्ताब की बेटी, तो पहले आफ्ताब लिखा हुआ है, मैं उसकी ले लेती हूँ, आफ्ताब इज इक्वल टू एक्स ईयर्स। ऐसे ही लेट द प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर। अब आफ्ताब डॉटर लिखो, मैथ्स है, इंग्लिश नहीं है कि हमें प्रॉपर एक एक लिखना है, उसकी उसकी बेटी, उसकी आगे ऐसे ऐसे पॉजिटिव लगाकर, मतलब इतना टेक्निकल मत हो जाना, डॉटर बाय ईयर्स। अब जब भी एज का क्वेश्चन दिया होगा ना, वो आपको कुछ साल पीछे, कुछ साल पहले लेकर जाएगा। ठीक है। तो उसने लिखा है, उस चीज पे कॉन्सेंट्रेट करना, उसने लिखा है 7 years अगो, तो 7 years अगो मैं लिख रही हूँ, राइट। तो 7 years अगो आफ्ताब की एज कितनी थी। यहां पर आप अपनी स्टेटमेंट पर नहीं जाओगे, तो यहां पर हम क्या करेंगे कि अगर आज मैं 37 की हूं, तो मेरी 60 साल पहले एज क्या थी, 30। मैंने क्या किया, 37 में से 7 माइनस किया। कल आपसे पूछते हैं कि आज एज कितनी है, 60 साल पहले एज क्या थी, तो आप अपनी एज से माइनस करके बताओगे, आप अपनी स्टेटमेंट को नहीं देखोगे। तो हमने अब अपने हिसाब से पहले क्वेश्चन को अपने हिसाब से बनाना है, उसके बाद उसको फिट करना है स्टेटमेंट में। तो 60 साल पहले आफ्ताब की एज क्या थी, तो उसमें मैं क्या लिखूंगी, x माइनस 7 years। तो ऑलवेज रिमेंबर दीज स्टेप्स। ठीक है। और इसके लिए ना मैं आपको एक बहुत अच्छा सा ये वो आजकल वायरल, मतलब वायरल एक ट्रेंड है, या एज के बारे में जब ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, या क्विजेस होती हैं, या इंटरव्यूज होते हैं, दे स्पेसिफिकली आस्क यू दीज क्वेश्चंस। तो उसका मैं बताऊंगी। वो कहता है ना, माय सिस्टर इज 2 years old, आई एम, या if I am 2 years old, my sister is half my age. So if I am 50 years old, what is the age of my sister? नहीं है ना वो, 49। हाँ, 1 साल का डिफरेंस है। दिस इज व्हाट वी मेंट। एकदम से हमें आंसर वही स्ट्राइक करता है, पर वो नहीं देना। तो यही एज के क्वेश्चन में हिंट होता है कि अगर एक बंदा 60 साल पीछे गया, तो दूसरा भी 60 साल पीछे जाएगा। ठीक है। अब आते हैं, उसके बाद उसने एक तो 7 years को मैंने पढ़ लिया, उसके बाद मैंने कुछ नहीं देखा है वो। अब उसने एक और दिया हुआ है, मैं 3 years फ्रॉम नाउ, तो हम करेंगे 3 years फ्रॉम नाउ। समझ में आ गया। तो जब भी एज का क्वेश्चन है, तो पहले हमें क्या करना है, प्रेजेंट एज को सपोज कर लेना है, फिर कुछ साल पीछे, कुछ साल आगे दिया ही होगा। ठीक है। तो कुछ साल पीछे, एज को कुछ साल पीछे ले जाओ, दोनों की, कुछ साल आगे तो एज को आगे ले जाओ, दोनों की। तो अब आएंगे एज ऑफ डॉटर, क्या हो जाएगा, x प्लस 3 years। नाउ आई एम गुड टू गो फॉर माई इक्वेशन। अब मैं लिखूंगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सॉरी, हाँ जी बिल्कुल, वेरी गुड। अब मैं आऊंगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पर। अब चाहे मैं कुछ और लिखू ना लिखू, इतना लिख लो। उसके बाद कौन किसको बोल रहा है, आफ्ताब किसको बोल रहा है, अपनी डॉटर। ठीक है। तो यहाँ पर जो आई है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, आफ्ताब। तो कहते हैं 7 years अगो, 7 साल पहले, मैं 7 times as old as you were then। तो क्या बन जाएगा, आई का मतलब x माइनस 7, was is equal to 7 into as old as you were then, कौन, डॉटर, y माइनस 7। ये मैं इसलिए सिखा रही हूँ क्योंकि आपको इनिशियल ईयर्स में मुझे नहीं लगता ये अच्छे से सिखाया, हाउ टू कन्वर्ट एन इंग्लिश स्टेटमेंट इनटू इक्वेशंस, वर्ड बाय वर्ड चलना। और एक बहुत ही अच्छी, एक मतलब बहुत ही बेसिक सी एक टिप थी, बहुत बेसिक सी टिप दी हुई थी कि हमारी बोलने वाली लैंग्वेज, यूजुअली जो हमारी कन्वर्सिंग लैंग्वेज होती है, वो इंग्लिश नहीं होती, राइट, हिंदी और पंजाबी होती है, राइट। और हम पढ़ते हैं, हम जो लिख रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं, वो इंग्लिश में कर रहे हैं। तो इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड एनीथिंग, उसको ट्रांसलेट करो हिंदी में। ये बहुत एक बेसिक चीज सिखाई हुई थी सर ने। उन्होंने कहा था कि तुम्हें अगर मैं हिंदी में लिखकर दे दूं, तुम समझ जाओगे उसको। हमारी एजुकेशन सिस्टम में सबसे बड़ा फॉल्ट जो ये आता है, दैट हमारा मोड ऑफ कॉन्वर्सेशन रेगुलर इज नॉट इंग्लिश, दैट्स व्हाई वी फाइंड इट डिफिकल्ट टू कन्वर्ट।
समझ में आ गया? तो अगर आपको कभी भी किसी स्टेटमेंट प्रॉब्लम में मुश्किल आती है ना, उसको हिंदी में किसी भी लैंग्वेज, मतलब अगर किसी सब्जेक्ट में आता है उसको हिंदी में कन्वर्ट कर इंग्लिश को, देन ट्राई टू रिमेम्बर इट। दूसरा है 3 years फ्रॉम नाउ, एक इक्वेशन ये बन गई। 3 years फ्रॉम नाउ आई शैल बी, आई कौन हुआ? आफ्ताब, x + 3 शैल बी इक्वल टू 3 टाइम्स, मतलब 3 से मल्टीप्लाई करना है किसको? तो एक ये इक्वेशन, एक ये इक्वेशन, 2 इक्वेशंस 2 वेरिएबल्स, अब तो सॉल्व कर सकते हो। और अगर उसने कहा है सब्स्टिट्यूशन, तो सब्स्टिट्यूशन से ही करना है। यहां से ले लेते हैं, अच्छा रहेगा। 6 + 3y, ठीक है। अब करना क्या होता है, जैसे हमने ये चीज लिख ली ना, तो यहाँ पर आपने निकाल लिया, तो हम कहेंगे सब्स्टिट्यूटिंग। उसने कहा ना यूज सब्स्टिट्यूशन, तो ये वर्ड ना बीच में निकाल, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x, ठीक है। तो ये आ जाएगा 6 + 3y - 7y, तो दिस इज -4y - 48, y की वैल्यू क्या आ गई? 12। So y x is equal to 6 + 3y, putting value of y, तो ये आ जाएगा x is equal to 6 + 36 42। यहाँ पर हम लिख देंगे एज ऑफ आफ्ताब is equal to x is equal to 42 years, एज ऑफ डॉटर, और बेटर प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर, प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब। और एक वेरिफिकेशन भी कर लिया करो, 60 साल पहले मतलब 35, और उसकी एज 5, तो 7 टाइम्स हो गया, 7 5 = 35। 3 साल बाद तो ये 45, और दूसरी हो गई 15, तो 3 टाइम्स हो गई। समझ में आ गया? स्टेटमेंट प्रॉब्लम पे ना ये ओरली इनको चेक कर लिया करो, बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 6 करो, देखो वही क्वेश्चन आ गया। एग्जांपल नंबर 7 आपको बुक से ही दिया हुआ है, जो टेस्ट में दिया था एग्जांपल नंबर 7 है। एग्जांपल 6 करो, सहज हो गया बेटा ये? यस मैम। एग्जांपल नंबर 6 पे आते हैं अब हम। इन अ शॉप कॉस्ट ऑफ 2 pencils 3 erasers is ₹9, आप लिखोगे लेट द कॉस्ट ऑफ 1 pencil is equal to ₹X, let the cost of 1 eraser is equal to ₹5, according to question 2 pencils है। देखो मैंने पहले पेंसिल को लिया है, मैंने कॉस्ट ऑफ इरेजर को x नहीं ले लिया, बात समझना। जैसे जैसे दिया हुआ ना, जो वर्ड पहले लिखा है मैंने उसी को पहले x सपोज किया, क्योंकि अब मेरी इक्वेशन ना आराम से बन जाएगी, गलती का चांसेस बहुत कम होते हैं। 2x + 3y = 9, एंड फिर मेरा हो जाएगा 4x + 6y = 18। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 pencil and 1 eraser। तो आप यहाँ पर लिखोगे, इसने क्या किया, इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व किया, तो 3y = 9 - 2x, y = 9 - 2x/3, सब्स्टिट्यूट कर दिया इस वैल्यू को, 6 9 - 2x/3 = 18,
ये 2 हो गया कैंसल, एंड इन एनी वेज यू वांट कि मैं चुप कर जाऊं, ठीक है, आप खुद इसको सॉल्व करो तो मुझे बता दें। ये होता है एल्जेब्रिकली प्रूव करना ग्राफिकल की पैरेलल लाइंस है या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस है। हाउ विल यू प्रूव एल्जेब्रिकली, हाउ विल यू शो, व्हाट इज द मेथड टू वर्क आउट एल्जेब्रिकली। तो मैंने आपको ये भी तो कहा था ना कि आप इसको क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करोगे इफ आई एम टू गो बाय एलिमिनेशन, है ना। तो मैं एंड में क्या शो करना चाहती हूँ कि जो मेरी लेफ्ट हैंड साइड है राइट हैंड साइड में कोई इनकंसिस्टेंसी है या नहीं, यहाँ पर नहीं थी, तो इसमें लिखा है विच इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ y, therefore the given system has infinitely many solutions, not a single solution, कि मैं इसमें इक्वेशन में बहुत सारी वैल्यूज पुट कर सकती हूँ, जो वैल्यू यहाँ लूंगी वो वैल्यू यहाँ पर ऑटोमेटिकली आएगी। समझ में आ गई बात ये, ठीक है। देयर आर मेनी कॉमन सॉल्यूशंस, देयर आर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, बट नॉट वन सिंगल सॉल्यूशन, ठीक है, बहुत मैम सारे आएंगे जी, आंसर आएगा ही नहीं। आएगा, पर मान लो मैंने लिखा है मान लो x की वैल्यू को मैंने लिखा है 4, तो 8 हो गया, और y की वैल्यू को मैंने लिखा है -1/3। पेंसिल इरेजर में छोड़कर, अगर चलो इसमें भी चलो इसमें भी ऐसे आ जाते हैं 2x + 3y = 9, x की वैल्यू को लगते हैं, इंटीजर तो आएगा नहीं ना इसमें, क्या आता है, नहीं आएगा, इसको रखा 3 2 6, 1.5 से किया तो 4.5, उसको चलो लेट मी टेक x as 1, y कितना हो गया 7/2 आ गया, 7/3 आ गया ना, ठीक है ना। x की वैल्यू आपने निकाला कि एक पेंसिल की कॉस्ट 1 रुपी है, इरेजर की कॉस्ट 7/3 है, ये ठीक है। तो अगर मैंने ये सॉल्यूशन निकाला है, अगर आपने कोई और निकाला है तो वो भी सही होगा। मैं आर्ग्यू करती हूँ कि पेंसिल और इरेजर की कॉस्ट निकालो, मैं ये सेट लेकर आई हूँ आंसर का, आप कुछ और लेके आ रहे हो, किसका सही है। दोनों। मैं x की वैल्यू को 2 रखती हूँ, y क्या आया, आपने कहा नहीं मैम पेंसिल की कॉस्ट 1 है, इरेजर की कॉस्ट 7/3 है, दूसरा बच्चा आगे कहता नहीं नहीं मैम x की वैल्यू 2 है, मतलब पेंसिल की कॉस्ट 2 रुपीज है, और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, तो ये आ जाएगा 5/3। तो मैं किसको सही बोलूँ किसको गलत बोलूँ, दोनों को सही है। तो जितने बच्चे उतने आंसर्स, ठीक है। तो इसका बहुत सारे सॉल्यूशन है, पर एक अगर मुझे पिक करना हो तो मैं नहीं कर पाऊंगी, आई कैन नॉट प्रेफर वन ओवर द अदर। मतलब मैं कहूँ नहीं सहज ने सही किया बाकी सबका गलत है, कि मैं उसका आंसर पिक कर रही हूँ, तो मेरे पास उसके लिए कोई रीजन नहीं है कि नहीं उसी का मैं लूंगी। समझ में आ गया बेटा। यस मैम। चलो नेक्स्ट भी है एग्जाम्पल नंबर 7, इसका आप लिखने का वे देख लेना। एग्जाम्पल नंबर 7 अगर 2 नंबर में आता है तो आपको लिखने का वे ही चाहिए, जिसमें दिया हुआ है 2 रेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन x + 2y - 4 = 0 एंड 2x + 4y - 12 = 0, so will the rails cross each other। इसने सब्स्टिट्यूशन से किया है, मैं a1 की वैल्यू को लिखूंगी 1, a2 की वैल्यू को लिखूंगी 2, b1 को लिखूंगी 2, b2 को क्या लिखूंगी 4, c1 को क्या लिखेंगे -4, c2 को क्या लिखेंगे -2। then I'll say a1/a2 is equal to 1/2, लिखो इसको, तुम्हारा तो तुमने बिल्कुल भी कुछ नहीं लिखा हुआ था। b1/b2 2/4 which is again 1/2, c1/c2 -4/-12 which is 1/3। now since a1/a2 is equal to b1/b2 but it's not equal to c1/c2, this is how we represent it, hence the two lines are parallel, therefore the rails do not cross each other। okay,
लाइन देखते ब्राइटनेस कम हुई है। द रेल्स डू नॉट क्रॉस ईच अदर, ठीक है। एल्जेब्रिकली उसने आपको लिखना मैंने आपको सिखाया ही हुआ है, ठीक है। तो ये एक मेथड होगा, अगर ये 2 मार्क्स में आता है तो हम इस तरह से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और बुक वाला भी। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1 होमवर्क में दो, टेस्ट पेपर करना है प्लस परसों तक ये करके लाना। क्वेश्चन नंबर 1 कर लेना, और सब्स्टिट्यूशन से ही करना है। तो ओनली थिंग आई वुड वांट टू डू इज 5th पार्ट। द ओनली पार्ट जो मैं अभी आपको करवाना चाहूंगी वो है 5th पार्ट। करवाऊं? हो गया सबका? सो नेक्स्ट वी हैव एक्सरसाइज 3.2। क्वेश्चन नंबर 1 सारा होमवर्क में है, सिर्फ 5th पार्ट करवा रही हूँ क्योंकि उसमें कोएफिशिएंट्स जो है वो स्क्वायर रूट वाले नंबर है। पहले तो मुझे बताओ कि अगर रूट एक्स, दो चीजें होती हैं जो बहुत ध्यान रखना है। एक होता है x इज इक्वल टू √2, ठीक है। तो जब आप स्क्वायरिंग करते हो तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर, मतलब मैं क्या कर रही हूँ, अगर मैं स्क्वायरिंग लिख रही हूँ तो क्या होगा? x का स्क्वायर इज इक्वल टू √2 का स्क्वायर। क्या हो जाता है? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2, जो टेस्ट में, सॉरी, इक्वल टू 2, जो टेस्ट में मुझे प्रॉब्लम हुई। आपको आया था √x इज इक्वल टू 2, तो x √2 कैसे बन गया? इसलिए आपने लिखा देयरफॉर x इज इक्वल टू √2। हम क्या करेंगे? स्क्वायरिंग। √x को लिखा होल स्क्वायर, 2 को भी लिखा होल स्क्वायर। √x का स्क्वायर क्या होता है? x, और 2 का स्क्वायर क्या होता है? तो ये चीज ध्यान रखो। दिस इज वन थिंग जो मैं आपको टेस्ट में अब दिखा चुकी हूँ, आपने गलती की है, इसको किसी ने जिसने भी की है वो ध्यान रखे इस चीज का। समझ में आ गया? अब आते हैं ये वाला √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। पहली बात तो थोड़ा सा 9th का अगर याद हो, इन इक्वेशंस में आपको क्या दिख रहा है? x का कोएफिशिएंट, y का कोएफिशिएंट, और कुछ है? और टर्म कौन सी होती है? कांस्टेंट है, इसमें कांस्टेंट टर्म, दूसरी वाली में है कांस्टेंट टर्म। तो जब इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म नहीं होती, वो किससे पास करती है हमेशा? अगर एक कांस्टेंट टर्म नहीं है ना, वो हमेशा ओरिजिन से पास करेगी। अब दूसरी वाली इक्वेशन में भी कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो किससे पास करेगी? ओरिजिन से। इसका मतलब इनका सॉल्यूशन क्या है? ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? बाय सब्स्टिट्यूशन। वैसे तो एलिमिनेशन से भी बहुत जल्दी हो जाता है ये, तो सब्स्टिट्यूशन से मैं कैसे सॉल्व करूंगी वो कैलकुलेशंस देखते हैं। तो यहाँ से पहली वाली इक्वेशन है ना, आई टेक द वैल्यू ऑफ इट, ठीक है। जैसे किससे ले? पहली वाली से, दूसरी वाली से ले? किसको प्रेफर करोगे, फर्स्ट या सेकंड? सेकंड। वाई सेकंड? माइनस नहीं रहेगा। अगर मैं इसको यहाँ लेके जाती हूँ √3x, तो क्या आ जाएगा? √8y। x की वैल्यू क्या आ जाएगी? √8y बाय √3। अगर मैं यहाँ पे सॉल्व करूंगी ना तो मेरे पास आ जाएगा √2x इज इक्वल टू माइनस √3y। देयर विल बी विद दिस माइनस साइन, मैं नहीं लेना चाहती हूँ, इसलिए मैंने सेकेंड वाली इक्वेशन से लिखा। अब मैं करूंगी सब्स्टिट्यूटिंग। तो सब्स्टिट्यूटिंग में √2x √8y डिवाइडेड बाय √3 प्लस √3y इक्वल टू 0। अब अगर हम इसके न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बेटा?
√2x है ना, इंटू √8y क्या हो जाता है, √2 और √8 मल्टीप्लाई होंगे, क्या हो जाता है ये √16, और जो वेरिएबल्स हैं वो xy हो जाएंगे। और √16 को भी आप क्या लिखोगे, मैंने कुछ गलती की ना, क्या गलती की मैंने, x को लिखा ना, x को तो सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो थोड़ी लिखना है इक्वल टू 0। ठीक हो गया ना, x को तो हमने कर दिया सब्स्टिट्यूट। थैंक यू। तो यहां से आई विल से √16y हो जाता है 4y, और एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 3y, और यहाँ पे हो जाएगा 0, 7y 0, और y की वैल्यू भी क्या आ गई 3। अब पुटिंग वैल्यू ऑफ y, तो y की वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे, x इज इक्वल टू √8 इंटू 0 डिवाइड बाय √3, तो x भी क्या आ गया 0। सो देयरफॉर x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0। आंसर समझ में आ गई? क्वेश्चन नंबर 2 करो। आपकी कल ये ना सारी एक्सरसाइज हो जाएगी। 3.3 कल मतलब वेडनेसडे, तो थर्सडे और फ्राइडे थोड़ा एक्स्ट्रा जो मैं करवाना चाहती हूँ ना, एग्जाम्पलर का प्लस उसके अलावा जो इसके पिछले 2 साल के क्वेश्चन थे ना, जो डिलीट हो चुके हैं, इस बुक में से हटा चुके हैं, वो क्लियर हो गया बेटा? तो अपनी कोशिश करना एग्जाम्पलर अपने पास ही रखना, क्वेश्चंस को डिक्टेट करवाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। एग्जाम्पलर मैं क्लास में चाहती हूँ आपकी दो कुछ चैप्टर्स की तो मैं साथ के साथ करवाऊँ। क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व 2x plus 3y equal to 11 and 2x minus 4y equal to -24। अब ये क्योंकि पूरी एक्सरसाइज है सब्स्टिट्यूशन की ना, तो मैं यहाँ पर आपको एक बार सब्स्टिट्यूशन ही करवाऊंगी, वरना आप इसको एलिमिनेशन से भी कर सकते हो। इसको अगर हम एलिमिनेशन से करना चाहे तो कोई भी गलत बात नहीं है, ठीक है, लेकिन क्योंकि एक्सरसाइज ही सब्स्टिट्यूशन मेथड की है, इसीलिए इसको मैं कोशिश करूंगी कि सब्स्टिट्यूशन से ही करूं। तो 2x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y, x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y डिवाइड बाय 2। अब क्योंकि सब्स्टिट्यूशन है तो सब्स्टिट्यूटिंग किसकी वैल्यू, x की वैल्यू, तो 2 इंटू 11 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2 माइनस 4y इक्वल टू -24। ये 2 और 2 हो गया कैंसल, समझ में आ गया? तो ये बन गया 11 माइनस 3y माइनस 4y इक्वल टू -24। यहाँ आया -7y, ये 11 जब यहाँ गया तो बन गया माइनस, और ये शायद पेपर में भी दिया था, यहाँ पर किसी ने इसको प्लस करके 24 को 1135 ने करके उसने कुछ और ही आंसर निकाल दिया। y की वैल्यू आती है 5, जो यहाँ पर भी आई थी। अब फिर से x की वैल्यू निकालनी है, तो 11, तो यहाँ लिख देंगे पुटिंग x y इक्वल टू 5, सो 3 इंटू 5 डिवाइड बाई 2, x की वैल्यू क्या आ गई -2। अब ये नहीं कहा हुआ है, उसने कहा है hence find the value of m, तो y की वैल्यू 5, y इक्वल टू mx प्लस c दिया हुआ है, तो y की वैल्यू को 5, x की वैल्यू को -2, जो मल्टीप्लाई होगा m के साथ, और
प्लस सी है ना, हाँ, तो इसकी जगह होता है 3, इसकी जगह लिखा हुआ है +3, ठीक है। हाँ, तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। क्वेश्चन नंबर 3 का कौन सा वाला क्वेश्चन करवाऊं, फर्स्ट पार्ट, सेकंड, थर्ड, एक तो कर लो, उसके बाद छुट्टी है। डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स का है ना, थर्ड पार्ट कर लो, क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में ना कुछ चीजें हमने ध्यान देनी है। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट करवा रही, which says coach of a cricket team buys 7 bats and 6 balls for ₹3,800। तो दो चीजें इसमें कौन सी है, bats and balls। So let the cost of one bat, तुम लिखा करो, is equal to ₹X। तो पहले बैट दिया था तो मैंने बैट की कॉस्ट को लिखा, लेट द कॉस्ट ऑफ वन बॉल इक्वल टू ₹Y, इतना लिख दोगे, फिर लिखो ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब ऐसे लिखते नहीं है पर मुझे अच्छा लगता है लिखना, इसलिए मैं लिखती हूँ। 7x + 6y इक्वल टू 3800। सो 3 बैट्स, देखो ना क्वेश्चन में हमेशा 99% मैं कह रही हूँ, 100% ही कहती हूँ, अकॉर्डिंगली ही चीजें लिखी होती हैं सीबीएसई में, कि पहले बैट्स है तो बाद में भी उसने बैट्स ही लिखा हुआ है, ठीक है। 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स, इसलिए मैंने जो नंबर, जो चीज पहले लिखी हुई है, जो नेम पहले दिया है ना, उसी को एक सपोज कर दिया। अब इसको सॉल्व करना है, आई विल यूज सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, यहां से लेट मी टेक द वैल्यू ऑफ x, 7x इज 3800 - 6y, x is equal to 3800 - 6y divided by 7। सब्स्टिट्यूशन मेथड ना आपकी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करता है। अब जब मेरा लास्ट में x और y आया ना, मुझे सोचना नहीं पड़ा कि x क्या था, दोबारा से पेपर पलटकर मुझे ऊपर नहीं करना पड़ा, मुझे पता था x को मैंने बैट लिया है, क्योंकि वो पहला नंबर वही दिया। कॉस्ट ऑफ बैट, कॉस्ट ऑफ वन बॉल इज इक्वल टू ₹50। समझ में आ गया बेटा, ठीक है।